बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो मौजूदा मंजरनामा है इसमें अपने आप को रेलिवेंट रखना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वो मुख्तलिफ जगहों पे हाथ पाँव मार रहा है। जब वो हाथ पाँव मारता है तो हर जगह पे उसका सामना चाइना से, रशिया से और दीगर कुछ और मुखालिफिन से हो जाता है। सूरत हाल है क्या? देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने कोशिश की है पाकिस्तान में अगर उसको अड्डे मिल जाते तो सारा मसला ही हल हो जाता। पाकिस्तान में अड्डे मिलते और बड़े आराम से अमेरिकन यहाँ से अफ़गानिस्तान में अपने मफाद के लिए काम कर लेते और कोई रोकने वाला भी नहीं होता। लेकिन अब हालात ज़रा मुश्किल है। पाकिस्तान ने ना बोल दिया। अगली बारी आई सेंट्रल एशिया के मुल्कों की। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है। ये जो 3 मुल्कों का मैंने पहले नाम लिया ये तो बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं। लेकिन अगर वो पीछे कज़ाकिस्तान में जाते हैं या किसी और मुल्क का वो इस्तेमाल करते हैं अड्डा, तो वहाँ से आने के लिए उनको एयर स्पेस इन मुल्कों की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन मुल्कों में कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो अमरीकी तैयारों को रोक सके। लेकिन अगर ये रशिया की झोली में अपना वोट डालते हैं तो रशिया के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को एयर स्पेस के अंदर मुश्किलात से दो चार करे, क्योंकि रशियन हथियार ज़रा ख़तरनाक हैं और वो दूर तक मार भी सकते हैं। तो देख लें, जो पहली खबर है कि रशिया ने, पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम तो अड्डे नहीं दे रहे। इंडिया से अगर अड्डे लेंगे तो पाकिस्तान ऊपर से गुजरने नहीं देगा। इंडिया के ऊपर से तो कोई जंगी तैयारा, चाहे अमरीकी हो चाहे किसी का भी हो, पाकिस्तान अपनी हुदूद में नहीं आने देगा। ये पाकिस्तान का टेक्निकल प्रॉब्लम है और चाइना भी अलाउ नहीं करेगा ऊपर से। अगर मिडल ईस्ट की तरफ से आते हैं तो अखराजात बहुत पड़ते हैं, टाइम बहुत लगता है। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि जो मुसलमान मुल्क हैं मिडल ईस्ट में, उन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि हम अफगानियों के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद नहीं करना चाहते। ये अगर यहाँ से आप एरियल स्ट्राइक्स करेंगे और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो ये सारा का सारा नज़ला हमारे ऊपर गिरेगा कल को। ईरान वैसे ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप नक्शा देखते जाए, आपको समझ आएगी कि अफगानिस्तान के चारों तरफ अमेरिका को कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब वो आए सेंट्रल एशिया के मुल्कों की तरफ। वहाँ पर जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनमें अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कहा है रूस ने। इससे पहले रूस ने अमेरिका को कहा था कि आपने अगर नज़र रखनी है तो हमारे अड्डे हाजिर हैं, हमारे पास सेंट्रल एशिया में अड्डे हैं इन मुल्कों में, आप आ जाएं, हमारे साथ मिलकर ऑपरेट कर लें। उसमें अमेरिका को वो अपने साथ बिठा लेते और अमेरिका पे वो भी नज़र रखते, अमेरिका उन पर भी नज़र रखता और मिलजुल के काम करते, तो रशिया को उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था। अमेरिका को रशिया से बहुत सारी पाबंदियाँ भी उठानी पड़ जाती, वर्किंग रिलेशन एक बन जाता और अमेरिकन की बहुत सारी चीज़ें रशियंस को पता भी चलती। तो अमेरिका ने रशिया के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इनकार तो नहीं किया लेकिन हामी नहीं भरी। उन्होंने ये बात नहीं मानी कि रशिया के दिए हुए अड्डों पे या रशियंस की मौजूदगी में अमेरिकन काम करेंगे। लिहाजा सेंट्रल एशिया में अमेरिका आना चाह रहा था रशिया की मर्जी के बगैर। तो उस पर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई ryabkov ने कहा कि वस्ती एशियाई रियासतों में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने रूस के दौरे पे आए हुए अमरीकी नुमाइंदगान से मुलाकात की और उन्हें कहा कि वस्ती एशियाई ममालिक में मुमकिना अमरीकी मौजूदगी पर बातचीत हमारी हुई है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने इस पर जोर दिया है कि सेंट्रल एशियाई ममालिक में अमरीकी फ़ौज किसी सूरत में भी मौजूदगी अगर अपनी रखती है तो ये रूस के लिए नाकाबिल कबूल होगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अमरीका खित्ते में फ़ौजी ठिकाने हासिल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल उसको नाकामी है। इधर पाकिस्तान ने नहीं दिया, सेंट्रल एशिया के अंदर अब नहीं मिल रहे, रूस मुखालफत कर गया है, इंडिया किसी काम आ नहीं सकता। अरब ममालिक, मैंने आपको पहले बताया कि वो दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारे खाते ना डालें आप इन अफ़गान मुजाहिदीन को, तो आप अपनी लड़ाई कहीं और से लड़ लें। तो अब हुआ क्या कि अमरीकी की आदत, यानी बहुत लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद पहली मरतबा अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं वो दौरा कर रहे हैं एक नए इलाके का। यानी अमरीकी वज़ीर दिफा के बहरे अस्वद के खित्ते के दौरे का मकसद क्या है? बहरे अस्वद कहते हैं ब्लैक सी को। ब्लैक सी जो है ये रशिया और तुर्की के दरमियान एक इलाका है। इस समुंदर को आप गौर से देखें, यहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। मैं ये अपने सामने भी मैप खोल लेता हूँ और ये है जी वो इलाका। अब ये जो ब्लैक सी का एरिया है या जिसको बहरा अस्वद कहते हैं, ये इसका मेन समुंदर के साथ मिलने का एक ही रास्ता है, यानी मेडिटेरेनियन सी या जिसको आप बहरा रूम कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर मादनियात मौजूद हैं, गैसेज मौजूद हैं, पेट्रोलियम मौजूद है, जहाँ पे यूनान की और तुर्की की एक लड़ाई चली हुई है।
तुर्की और यूरोप का एक मुकाबला वहां पे चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, उसका जो रास्ता लगता है ब्लैक सी के साथ या बहरे अस्वद के साथ। बहरे अस्वद एक झील की तरह का समुद्र है, बहुत बड़ा। इसको एक ही रास्ता है जो बाहर दूसरी दुनिया से मिलाता है, और वो रास्ता गुजरता है बास्फोरस में से। ये इस्तांबुल में तुर्की का हिस्सा है ये इलाका, और यहां से एक बहुत बड़ी नहर निकाली गई है, और यहां से ये दो समंदर आपस में मिलते हैं। यहां हर वक्त बहुत बड़ी तादाद में बहरी जहाज गुजरते रहते हैं। दुनिया भर की तजारत यहां से होती रहती है। इस समुद्र के किनारों पे कुछ मुल्क हैं जहां पे अब अमेरिका को अगर अड्डे मिल जाते हैं तो अमेरिका फिर अफगानिस्तान की तरफ अपनी परवाजों को ले जा सकता है। इन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं इस वक्त अमरीकी वजीर दिफा, यानी पाकिस्तान से मायूसी, सेंट्रल एशिया से मायूसी, मिडिल ईस्ट से तकरीबन मायूसी, इंडिया और चाइना से मायूसी, रशिया से मायूसी, अमेरिका को काफी दूर ले गई है अफगानिस्तान से। और अब वो जिन मुल्कों में पहुंचे हैं उस हवाले से खबर मैं आपके सामने पेश करता हूं। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बहरा अस्वद के खित्ते में अपने 3 इत्तेहादियों से मुलाकात के पहले मरहले में जॉर्जिया पहुंचे हैं। यहां पे 3 मुल्क हैं, इनमें एक जॉर्जिया है, एक मुल्क जो उनका दूसरा इत्तेहादी है वो यूक्रेन है, और जो तीसरा मुल्क है वो रोमानिया है। इन 3 मुल्कों से अमेरिका अफगानिस्तान में 2 दहाइयों तक जो जंग लड़ता रहा है, अमेरिका को सपोर्ट मिलती रही है, लेकिन ये इतने बड़े और इतने तगड़े मुल्क नहीं है। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट फराहम करता है रशिया के खिलाफ। रशिया पहले यूक्रेन का मालिक था, रशिया पहले इस पूरे सेंट्रल एशिया का मालिक था, पूरा एक सोवियत यूनियन था, उसका बड़ा असर रसूख था। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका तगड़ा करता है रूस के खिलाफ। यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया का एक इलाका है नीचे बिल्कुल समंदर के पास, उस पर एक बड़ा पुराना फड्डा चला आ रहा है। रूस क्लेम करता है कि ये मेरा है, यूक्रेन कहता है ये मेरा है। अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है क्योंकि वो रूस को यहां पर रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि रूस अपने असर रसूख को इससे आगे बढ़ाए या ब्लैक सी के इस सारे एरिया में काबिज हो जाए। लिहाजा उनका वजीर दिफा पहुंचा अमेरिका का इन 3 मुल्कों में, और अब यहां पे अड्डे मांगने की कोशिश करेगा। अगर यहां अड्डे मिल भी जाते हैं तो फिर भी उनको सेंट्रल एशिया के ऊपर से या कैस्पियन सी का एक और इलाका है। ये कैस्पियन सी भी बेसिकली बहुत बड़ी झील है, इसको समंदर इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा है। ये लैंडलॉक्ड, चारों तरफ से इसको जमीन लगती है, बीच में ये समंदर है कैस्पियन सी, और बहुत सारे मुल्क इसके साथ लगते हैं। और ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, आगे से ईरान के साथ से करीब से गुजरते हुए ये ऊपर से पहुंच जाता है अफगानिस्तान तक। तो अमेरिका अगर यहां पे अपने अड्डे ले भी लेता है, इसके बावजूद उसको फिजाई हुदूद इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुख्तलिफ मुल्कों की और इस समंदर की, ताकि वो अफगानिस्तान पे नजर रख सके या बवक्त ज़रूरत उसके ऊपर अटैक कर सके। तो ये मैंने आपको दोनों समुद्रों का दिखा के बताया कि अमरीकी वजीर दिफा इस वक्त बहरे अस्वद के किनारे मौजूद 3 मुल्कों में धक्के क्यों खा रहे हैं, क्योंकि बाकी हर तरफ से अमेरिका को मायूसी हो गई है। इस मायूसी ने अमेरिका को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी कर दिया है, और उस फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका कहां पहुंच गया ये मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने आबनाए ताइवान के अंदर, ये आबनाए ताइवान वो इलाका है समंदर का जो ताइवान और चाइना को अलग करता है। समंदर की एक बहुत बड़ी पट्टी है, एक बहुत खुला इलाका है। ताइवान जो है उसको चीन समझता है कि ये ताइवान चीन का एक सूबा है, माजी में हुआ करता था, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग मुल्क कहता है। चीन कहता है एक दिन ये हमारे साथ मिल जाएगा। और ताइवान और चीन के दरमियान जितना समंदर है उसके बारे में क्लेम करता है चाइना कि ये हमारा है। अब इसके बीच में अमेरिका ने मुदाखलत की है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मिसाइलों से लेस एक अमरीकी जंगी जहाज और असलहे समेत दीगर जंगी साजो सामान से लेस कनाडा का एक अस्करी जहाज, ये अमेरिका और कनाडा के 2 जंगी बहरी जहाज ताइवान से गुजरे थे। चीन की फौज ने अपने एक सख्त बयान में अमेरिका और कनाडा की जानिब से आबनाए ताइवान से गुज़िश्ता हफ्ते जंगी जहाज ले जाने की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की थी। एक तो साउथ चाइना सी है, मैंने आपको बताया वहां बड़ी लड़ाई चल रही है, यानी इस वक्त रस्साकशी है, लड़ाई तो नहीं है लेकिन एक बहुत आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है। वहां पे एक दूसरे के ऊपर इन्होंने नजर रखी हुई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है। बरतानिया भी इनके साथ है। दूसरी जानिब चीन है, वो अकेला है लेकिन वो बहुत ताकतवर है इस पूरे एरिया में, क्योंकि उसका मुल्क इधर साथ ही मौजूद है। उसके पास कुमुक बहुत तेज़ी से पहुंचती है, उसने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई हुई है। तो साउथ चाइना समंदर जो है वो एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। लेकिन यहाँ पे जो आबनाए ताइवान है ये भी चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अमेरिका और कनाडा के बहरी जहाज़ों के गुजरने पे चीन ने सख्त
वार्निंग जारी की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा ने मुश्तरका इकदाम के तहत इश्तियाल अंगेजी के जरिए मुश्किलात को हवा दी है और आबनाए ताइवान के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल दिया है। ताइवान चीनी इलाके का एक हिस्सा है। खित्ते में हमारी फौज हमेशा आला दर्जे की चौकसी को बरकरार रखती है और तमाम खतरात और इश्तियाल अंगेजियों का भरपूर मुकाबला करती है। इस पर अमेरिका ने मौक़िफ़ दिया है कि जी बिल्कुल हम यहाँ से गुजरे हैं और ये बैनुल अक़वामी पानी है और हम यहाँ से पहले भी कभी कभी गुजरते रहे हैं, लिहाजा चीन को इसके ऊपर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इश्तियाल अंगेज़ी है। बीजिंग इसके ऊपर गुस्सा करता है और अमेरिका का ये कहना था कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी को हवा नहीं दे रहा। गुज़िश्ता महीने बरतानिया ने भी कोशिश की थी यहाँ से गुजरने की और चीन लगातार वार्निंग दे रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को चाइना रोक लेगा और फिर एक नई मुसीबत जन्म ले लेगी पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ यही नहीं, ये साउथ चाइना समंदर का एरिया तो मैंने आपको दिखाया। अब ज़रा इस मैप को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएं, जापान के करीब। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो एक जापान का समुद्री हिस्सा भी है बहुत बड़ा, जहाँ पे एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है और एक तरफ नीचे जापान है। इनके बीच का जो समुद्री इलाका है वहाँ पे रूस के साथ फड्डा डाल दिया अमेरिकन ने और रूस की फौज ने बताया कि उसने अपने MiG-31 तैयारे के जरिए जापान के समंदर के ऊपर प्रवास करने वाले अमेरिकी B-1B बॉम्बर फौजी तैयारे को दूर भगा दिया है। रूसी खबर रसा एजेंसी TASS उनके मुताबिक अमेरिकी बमबार तैयारे ने इलाके में रूसी सरहद की खिलाफवर्जी नहीं की। इससे कबल रूस ने बताया था कि उसके एक जंगी बहरी जहाज ने एक अमेरिकी हर्बी जहाज, या जिसको आप कहते हैं वो हर्ब में इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर जो होता है, उसको अपने पानियों से दूर भगा दिया था। अमेरिकी बहरी जहाज ने रूस के इलाकाई पानी की खिलाफवर्जी की कोशिश की, जबकि जापान के समंदर में रूस और चीन के दरमियान इस वक्त बहरी मशकें हो रही हैं। ताहम वाशिंगटन ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा जी हम तो गए ही नहीं वहाँ पे, तो रूस हमें क्यों भगाएगा वहाँ से। अमेरिका का कहना है कि उसने अपने आप को बैनुल अक़वामी पानियों तक महदूद रखा है, लेकिन रशिया का यह कहना है कि अमेरिका खिलाफ वर्जी करने के करीब आ गया था जब हमने उसके एक बहरी जहाज को और एक उसके हवाई जहाज को, ये बम्बर तैयारा जो है, इन दो को हमने दूर भगा दिया है और उनको मजबूर किया कि वो इस इलाके से दूर चले जाएं। तो आज क्योंकि इस वीलॉग में ज़्यादातर समुद्री इलाके डिस्कस हो रहे हैं, एक खास तौर पे जो जापान का समंदर है जहां पे इस वक्त, और जापान आपको पता है कि अमेरिका का इत्तेहादी है जंग के लिहाज से, या क्वाड जो एक तंजीम बनी उसमें 4 मुल्क हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। आकोस का जो मायदा उसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उसमें जापान और इंडिया नहीं है। तो इस तरह ये 4-5 मुल्कों का एक ग्रुप बना हुआ है जो चाइना को और रशिया को चैलेंज करते हैं। लेकिन वहीं जापान के समंदर में जहां रशिया और चाइना की बाउंड्री भी मौजूद है, वो यहां पे अपनी जंगी मशकें कर रहे हैं। अमेरिका यहां पे 2 दफ़ा पंगा लेने आया, रशियंस के बकौल हमने उनको भगा दिया। दूसरी जानिब ब्लैक सी, जहां पे बहर अस्वद में इस वक्त अमेरिकी दौरा कर रहे हैं, यहां पे अमेरिकन कभी मुदाखलत नहीं कर पाए क्योंकि उनको फिर इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुर्की की मदद, और तुर्की क्या उनकी मदद करेगा रशिया के खिलाफ? ये बड़ा सवाल उस वक्त जन्म ले रहा है जब अमेरिका तुर्की के मफादात के खिलाफ सारे काम कर रहा है। नंबर 1 तो अमेरिका ने यह किया कि तुर्की ने जो $1.4 अरब अमेरिका को दिए थे डील का इब्तदाई तौर पे कि उनको F-35 तैयारे अमेरिका फराम करे, उसकी जगह पे अमेरिका ने कहा जी हम आपको F-16 तैयारे दे देते हैं, हमारी पेशकश है, हमसे F-16 तैयारे आप ले लें। जबकि तैयब उर्दगान ने कहा कि हमने F-35 तैयारे मांगे थे। तुर्की अपने फ़िज़ाइया के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, उनके पास F-16 तैयारे पहले भी हैं, दीगर तैयारे भी हैं, और अब वो F-35 तैयारे लेना चाहता है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका ने कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक और कुछ इसराइल और दीगर ममालिक की, क्योंकि उनको इन्होंने दिए हैं ये F-35, और वो नहीं चाहते कि तुर्की के पास ये हों क्योंकि तुर्की उनको चैलेंज करता है। दूसरी वजह अमेरिकन ये बताते हैं कि आपने S-400 का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, जो एक एयर डिफेंस सिस्टम लिया है दुनिया के हर तैयारे को, हर मिसाइल को नकारा बना सकता है रशिया का, तो जो S-400 आपने लिया है उसके बाद हम आपको F-35 नहीं दे रहे। दूसरा, अमेरिका ने बहरा रूम में, यहाँ पे ये साइप्रस है, साइप्रस पे एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है, इस पे आधे पे कब्जा यूनान का है, आधे पे तुर्की का है, कुछ हिस्सा बरतानिया के पास भी है। तो अमेरिका यहाँ पे भी डंडी मारता है और तुर्की के खिलाफ रहता है। और बहरा रूम के अंदर जहाँ पे तुर्की ये चाहता है कि यहाँ से निकलने वाली मादनियात, यहाँ पे निकलने वाली हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेज या यहाँ से निकलने वाला तेल, इन सब के ऊपर तुर्की का हक होना चाहिए। तुर्की को ये लगता है कि ये उनकी पुरानी खिलाफत उस्मानिया के दौर से लेकर अब तक ये उनके कंट्रोल के इलाके हैं और यहाँ पे उनका हक तस्लीम किया जाए।
लेकिन अमेरिका ने वहां पे भी स्टेटमेंट तुर्की के खिलाफ दिया है। एक तो तैयारी नहीं दे रहे, ऊपर से स्टेटमेंट भी तुर्की के खिलाफ दे रहे हैं। अमेरिका ने जोर दिया है खबर के मुताबिक मशरकी बहरा रूम के तनाज़ात आलमी कवानीन के तहत हल होने चाहिए, यानी यहां पे आलमी कवानीन के तहत, और साउथ चाइना सी में कुछ और, जापान के समुद्र में कुछ और, यानी जिस समुद्र में अमेरिका को जो स्ट्रेटजी सूट करती है वहां पे वो उस हिकमत अमली के तहत जाता है। लेकिन इस कश्मकश में अमेरिका अगर कुछ इत्तेहादियों का एतमाद हासिल करेगा तो कुछ का खो भी देगा, क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जो नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इत्तेहादी है। सबसे ज़्यादा तादाद में फौज नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की है। तो तुर्की को अमेरिका खोना भी नहीं चाहेगा, लेकिन जिस किस्म के वो काम कर रहा है वो सारे तुर्की के मफादात के खिलाफ हैं। तुर्की में रजीम चेंज करने की भी उन्होंने कोशिश की, तैयब एर्दोगान को हटाने की, उसमें पहले तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब वो क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अमेरिका को अगर आराम से अड्डे मिल जाते तो वो बड़े आराम से सारी खराफात से बच जाता, ना उसको सेंट्रल एशिया की मिन्नतें करनी पड़ती, ना उनको इस वक्त जाके यहाँ पे बहरा अस्वद के किनारे मुल्कों के दौरे करने पड़ते, ना उनको मिडल ईस्ट से कोई प्रॉब्लम आती। तो अमेरिका के सारे मसाइल का हल इसमें है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत तब्दील होकर कोई और हुकूमत बन जाए। लेट्स सी वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके लिए टक्करें तो मारना उन्होंने शुरू कर दी हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।